हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है। हम इस वीडियो से प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9 के मैथमेटिक्स को, जिस सीरीज के तहत हम मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे और इन चैप्टर्स के अंदर आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तथा उसके तहत आने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसी सीरीज की कड़ी में आज ये प्रारंभिक वीडियो है जिसमें हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है और उसको विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण के तहत पढ़ने से किस प्रकार का फायदा होता है और उसको समझने में किस प्रकार की आसानी होती है। जैसे कि हम कक्षा अध्ययनों के प्रारंभ से ही देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं से हमारा परिचय करवाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं 0, 1, 2, -1, -2, 1/2, -1/3 और कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जैसे पाई, √2, 0 और इस प्रकार के नंबर सीरीज आपको देखने के मिलेगी 10, 110, 1110 डॉट 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 सो ऑन, जो इन्फिनिटी तक चलती है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है। तो सारी संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है कि हम इन संख्याओं को कुछ विशिष्ट क्लासिफिकेशन यानी कि उनको वर्गों में बांट दें, जिससे हमारा अध्ययन सरल हो जाए और हमारे लिए समझने में आसानी हो कि हम उनकी संक्रियाएं किस प्रकार से करें, उनको व्यवस्थित रूप से अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। इसीलिए हमें इन संख्याओं का वर्गीकरण आवश्यक है और वर्गीकरण करने से हमें उन संख्याओं के गुण धर्मों की विशेषताएं या उन गुणों की पहचान हो जाती है, जिसके आधार पे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी संख्याएं वर्ग है जिनके आधार पे संख्याओं को वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, गणित में बहुत सारी संक्रियाएं होती है। संक्रियाएं मतलब कुछ प्रकार की ऐसी क्रियाएं जिससे एक नया परिणाम मिले, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना। ये गणितीय संक्रियाएं हैं। गुणधर्म क्या है? कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं होती है। ठीक है, तो उन्हें गुणधर्म कहा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो एक अच्छे से हमारे समझ में बैठ पाएंगे। इन संख्याओं को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम एक संख्या रेखा पद्धति प्रयोग में लाते हैं। संख्या रेखा के माध्यम से हम इन संख्याओं को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, संख्या रेखाएं क्या है। देखो, संख्या रेखा पद्धति में एक लाइन होती है संख्या रेखा, जिसे संख्या रेखा कहा जाता है। एक क्षैतिज रूप से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये एक संख्या रेखा है जो स्टार्टिंग 0 से शुरू होती है, इधर धनात्मक साइड में इन्फिनिटी तक चलती है और इसी प्रकार से नेगेटिव साइड में भी अनंत तक चलती है। जिस इस संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं, और इसका प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे हम यहाँ देखें कि ये 1, ये एक बिंदु है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2, ये भी एक बिंदु है। इन दोनों के बीच में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु है। अपरिमित रूप से अनेक यानी कि अनंत है, जिसकी काउंटिंग ही नहीं की जा सकती। इतनी संख्या इस 1 और 2 के बीच में है। वो संख्या किस प्रकार की है ये भी समझेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या किस प्रकार के वर्गीकरण में डालेंगे उसे भी समझेंगे। 0 के शामिल हो जाने से कौन सी संख्याओं का वर्गीकरण प्राप्त होगा उसे भी देखेंगे। -1, -2, -3, -4, -5 आदि इस तरफ नेगेटिव में बढ़ती हुई संख्याओं को जब एक ग्रुप में शामिल कर लेंगे तो एक नया समूह प्राप्त होगा। उसे किस रूप से जानेंगे ये भी जानेंगे। उसके बाद में जैसे हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में एक संख्या आती है 3/2। जब हम पीछे वाले जो हमें एक संख्या का ग्रुप प्राप्त होगा उसमें इस प्रकार की संख्याओं को शामिल कर लेंगे तो संख्याओं का वो कौन सा समूह हमें प्राप्त होगा उसे भी जानेंगे। और उसके बाद में सबसे अंत में जानेंगे कि जो संख्याएं 0, 1, 2 इनमें भी शामिल नहीं है, -1, 2, 3, 4, 5 ये शामिल करने के बाद भी बच रही है, 3/2 इस स्वरूप की संख्याओं को शामिल करने के बाद भी इस संख्या रेखा पे बच रही है, उन्हें क्या कहा जाएगा उसे भी जानेंगे। और जब ये सारी संख्या मिल जाएगी तो उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाएगा। इन सभी को
जानने के लिए हम एक यात्रा प्रारंभ करेंगे, संख्या रेखा यात्रा के नाम से जाना जाएगा, जो हम शुरू करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो गणना में प्रयुक्त संख्या होती है उससे हम स्टार्ट करेंगे, उससे ही हम प्रारंभ करेंगे। ये हमारा संख्या यात्रा का प्रथम चरण होगा। और इस प्रथम चरण में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या हम इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं एक संख्या रेखा की यात्रा में प्रथम चरण में। इन संख्या रेखा यात्रा में जो जो संख्या लेंगे वो हम एक पात्र में एकत्र करते हुए चलेंगे। जैसे देखिए, हमने संख्या रेखा यात्रा में से सबसे पहले उठाते हैं 1 2 3 4 5, इन संख्याओं को एकत्र करेंगे। तो ये संख्याएं किस प्रकार के समूह में बदलेगी। जैसे देखो, प्रथम चरण सर्वप्रथम हम प्रारंभ शून्य के पश्चात धनात्मक दिशा में यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसमें हम गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5, इन संग्रहों को एक थैले में एकत्र करेंगे। ठीक है, एक पात्र में एकत्र करेंगे ताकि हमें इसको पहचानने में सहजता रहे। इसीलिए हम एक पात्र, एक युक्ति के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। संख्याओं के इस संग्रह को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, इन्हें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या के रूप में जाना जाता है। 1 2 3 4 5 जो अनंत तक चलती है, अपरिमित रूप से अनेकों संख्याएं होती है, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जिन्हें गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, संख्या रेखा के प्रथम चरण में हमने यात्रा प्रारंभ की शून्य के पश्चात धनात्मक दिशा में। ठीक है, और इसमें हमने प्रथम चरण में सिर्फ उन्हीं संख्याओं को शामिल किया जो गणना में प्रयुक्त होती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अनंत रूप से चलने वाली सारी संख्याओं को हमने एकत्र किया है। ठीक है, और इस संख्याओं को हम प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। और इस संग्रह में कितनी संख्या होगी, अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं होगी, अनेकों संख्याएं होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, और प्राकृत संख्याओं के समूहों को n से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि प्राकृत को नेचुरल शब्द बोला जाता है और इस नेचुरल का फर्स्ट अल्फाबेट n लिया गया है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित किया जाएगा n से। n से ही क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल, और नेचुरल का प्रथम वर्ण लिया गया है n। ठीक है, इसको एक गणितीय रूप में प्रदर्शित करें तो n इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5, जो कि अपरिमित रूप से अनेकों संख्याओं तक चलेगी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्याएं कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक, यानी ये संख्याएं परिमित नहीं होगी, अपरिमित है, जितना बोलो उससे भी आगे की संख्या संभव है। ठीक है, उपयुक्त संख्याओं के संग्रह में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं जो कि हमने देख ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी यात्रा का प्रथम चरण था। अब दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ेंगे। अब हम संख्या रेखा पर विपरीत दिशा में जाएंगे। जैसे देखिए, हमने संख्या रेखा पे सर्वप्रथम यात्रा की थी, 0 के पश्चात 1 से शुरू किया और धनात्मक दिशा में बढ़े। अब हम वापस उल्टी दिशा में आएंगे और इसके साथ में जो भी हमारे पीछे का जो संग्रह था उसमें सिर्फ एक नई संख्या शामिल करेंगे, वो होगी 0। 0 को शामिल करेंगे। 0 को शामिल करते ही हमें हमारा संख्या समूह क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए 0 को जब हम इसमें शामिल कर लेंगे तो संख्याएं पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए इंग्लिश में पूर्ण संख्या को क्या बोला गया है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। इसीलिए पूर्ण संख्या के लिए प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है W। ठीक है, होल नंबर का फर्स्ट अल्फाबेट ले लेते हैं W और इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि पूर्ण संख्या में हम क्या शामिल कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के साथ में एक शून्य को ही शामिल कर रहे हैं, तो उससे हमें एक पूर्ण संख्या संग्रह प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या संग्रह को गणितीय रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को हम आगे और ज़्यादा समझने के लिए क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 3 4 5 इस प्रकार आगे बढ़ते हुए संख्या समूह को हम क्या बोल रहे थे पीछे, प्राकृत संख्या समूह। तो प्राकृत संख्या समूह प्लस 0 दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या समूह। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या समूह में कितनी संख्या होंगी, अपरिमित रूप से अनेक। क्यों,
क्योंकि प्राकृत संख्या प्लस शून्य है और प्राकृत संख्या में कितनी संख्या है? अपरिमित रूप से अनेक। तो स्वाभाविक है कि पूर्ण संख्याएं भी कितनी होगी? अपरिमित रूप से अनेक होगी। ठीक है, तो अब मोटा मोटी हम देखें तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? सिर्फ शून्य का अंतर है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करते ही हमें प्राप्त हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। इसी होल नंबर का W फर्स्ट अल्फाबेट लिया गया और जिससे हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमें एक फैक्ट प्राप्त होता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखो, प्राकृत संख्या की प्रत्येक इस ग्रुप में शामिल है कि नहीं है? प्राकृत संख्या का प्रत्येक अंक इसमें शामिल है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसका विपरीत हमेशा सत्य नहीं है। कैसे? जैसे देखिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल नहीं होता है। ध्यान रखने की जरूरत है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। जब हम प्राकृत संख्याओं के समूह के साथ शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो समूह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या समूह बन जाता है। एक अलग ग्रुप होगा। जब प्राकृत संख्याओं के साथ जब हम शून्य को शामिल कर लेंगे तब हमें एक नया संख्या समूह प्राप्त होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्या समूह, होल नंबर। ठीक है, तो अब एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 आगे बढ़ती हुई अपरिमित रूप से अनेक तक चलती है। इसके साथ हम शून्य को शामिल करेंगे तो हमें एक नया समूह प्राप्त होगा जिसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आ गया कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में किस चीज का अंतर है? एकमात्र शून्य का है। तो इसीलिए हमारे पास सत्य असत्य के कथन में पूछा जा सकता है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समूह में ही शून्य शामिल करने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में शामिल है। लेकिन जब हमारे सामने एक कथन और पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो W है उस समूह में शामिल संख्याएं n में शामिल संख्याओं से ज्यादा है। कैसे? क्योंकि W के साथ में एक एक्स्ट्रा संख्या कौन सी शामिल है? शून्य। अब मित्रों, हमने संख्या रेखा की यात्रा के हम तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। प्रथम चरण में हमने 1 से प्रारंभ करते हुए धनात्मक दिशा में अनंत की ओर बढ़े। दूसरे चरण में विपरीत दिशा में आते हुए हमने शून्य को शामिल किया। तीसरे चरण में हम ऋणात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे और ऋणात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए हम इस संख्या रेखा पर मौजूद वे संख्या शामिल करेंगे। इनमें है -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार से ऋणात्मक दिशा में बढ़ती हुई -6, -7 इस प्रकार की संख्याओं को हम शामिल करेंगे। इस प्रकार की संख्याओं को शामिल करने से हमें एक नया संख्या समूह प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या समूह, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। लेकिन इसे जेड से भी निरूपित किया जाता है। जेड से क्यों निरूपित किया जाता है? क्योंकि जेड ज़ेहलिन एक इंग्लिश शब्द है, जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द के प्रथम वर्ण जाहलेन, ठीक है, एक शब्द है जाहलेन, इसके फर्स्ट अल्फाबेट से इसको लिया जाता है। ठीक है, जर्मन शब्द क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट स्ट्रीम में विभिन्न समाजों में लोग अध्ययन करते रहते हैं, अपने हिसाब से अपनी भाषाओं में शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं। जर्मन लोगों ने प्रारंभ में हो सकता है कि इस विषय की तरफ ध्यान दिया हो, उन्होंने इसमें अध्ययन किया हो, इसीलिए ये प्रथम शब्द वहाँ से निकला है, ज़ाहलन, ज़हलिन, जो भी आप उच्चारण करना चाहें। तो तीसरे चरण में हम कौन से शामिल कर रहे हैं? जो दूसरे चरण का हमें समूह प्राप्त हुआ था उससे आगे बढ़ते हुए, यानी कि दूसरे चरण तक के शामिल समूह में आगे शामिल कर रहे हैं।
दूसरे चरण तक के शामिल की सारी संख्या शामिल है, उसके साथ में और नई संख्या शामिल कर रहे हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 आदि को पूर्व के संग्रह के थैले में हम शामिल कर लेते हैं, जिससे हमें एक नया संग्रह प्राप्त होता है जिसे पूर्णांक संख्या समूह कहा जाता है। और जिसे इंग्लिश के जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड शब्द आया है ज़ाहलिन से। ज़ाहलिन एक जर्मन शब्द है जिसका प्रथम अल्फ़ाबेट जेड है, ठीक है। और आगे की बड़ी कक्षाओं में पूर्णांक संख्याओं को आई यानी कि इंटीजर से भी निरूपित किया जाता है। दोनों सिंबल काम में लिए जाते हैं, लेकिन कक्षा 9th के पाठ्य पुस्तक में हमें जेड ही बताया गया है, तो इसीलिए हम जेड को ही प्रयुक्त करेंगे। अब इस प्रकार हमने देखा कि हमारे प्रथम चरण में की यात्रा में 1, 2, 3, 4 तक की संख्या शामिल थी। दूसरे चरण में हमने इसमें शामिल कर लिया 0। अब तीसरे चरण में हमने शामिल किया है ऋणात्मक दिशा की ओर बढ़ती हुई संख्याएं -1, -2, -3 इस प्रकार से अनंत की तरफ। यानी कि जेड में कितनी संख्या हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कितनी हैं, अपरिमित रूप से अनेक संख्या हैं, जिसमें कौन कौन सी शामिल है, प्राकृत संख्या शामिल है जो 1 से लेकर के 2, 3 इस प्रकार से अपरिमित रूप से अनंत तक चलती है। इसमें जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हम इन पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 को जब शामिल कर लेते हैं तो हमें एक संख्या समूह प्राप्त हो रहा है जिसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्याओं का गणितीय प्रदर्शन हमने देख लिया। इसको एक और सरलीकृत रूप में हम समझ सकते हैं। हमें हमारी यादाश्त के लिए हम इसको एक इमेज के रूप में याद कर सकते हैं। जैसे देखो, हमने पीछे देखा कि 0 और इस संख्या समूह को क्या नाम दिया हमने, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को किससे निरूपित करते हैं, W से, ठीक है। और W के साथ में तृतीय चरण का समूह यहाँ पे है, तो हम पूर्णांक संख्याओं को W प्लस इस संख्या समूह के रूप में लिख सकते हैं। इसको और आगे एक्सपेंड करते हुए हम देख सकते हैं कि W क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या प्लस 0 है, यानी कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब तीसरे चरण तक की यात्रा करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इंटरप्रिटेशन आते हैं, यानी कि कुछ हमारे सामने तथ्य आते हैं जिनके आधार पे हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। जैसे देखो कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। जैसे देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई सारी संख्याएं इस जेड के समूह में शामिल है, बिल्कुल है। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो पूर्णांक संख्याओं में क्या शामिल है, -1 है, -2 है, -3 है, 0 भी शामिल है, लेकिन ये प्राकृत संख्याओं में नहीं होते हैं। इसलिए क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। इसी प्रकार से एक नया कथन और देख सकते हैं हम कि पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 0 Z में शामिल है, अर्थात पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे पूर्णांक में क्या आता है, -1, -2, -3 आते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका एक कथन बन जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में हमने क्या शामिल किया था, ऋणात्मक संख्या शामिल की थी, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में होती नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं होती है। इसीलिए हमारे सामने ये दो महत्वपूर्ण कथन आ रहे हैं जो हमें ध्यान में होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अब देखिए, संख्या रेखा की इस यात्रा में हम एक बार पुनः संख्या रेखा पे चलेंगे और देखेंगे कि ये सारी संख्याओं को शामिल करने के बाद भी क्या संख्या रेखा पे
अब भी संख्याएं बची हुई है। क्या अब भी इस संख्या रेखा पे कुछ संख्याएं बची है जिसके माध्यम से इसको जाना जा सके? जैसे देखिए, हमने देखा 0 1 2 3 4 5 ये देख लिया, -1 -2 -3 -4 -5 ये भी देखा। लेकिन हमने पिछली कक्षाओं में इस प्रकार की भी संख्याएं देखी है, धनात्मक संख्याएं, जैसे 1/2, 3/2, 3/4, 1/7, 7/8, जो भी समझो, जो भी सोचो, -3/8, -1/4, -1/3, -1/3, -1/4, 1/2, 1/4, ठीक है। जैसे एक बार हम लिख के देखें, 1/2, 1/3, माइनस का 1/3 भी देख सकते हैं, माइनस का 1/4। क्या ये संख्या हमने पीछे के 3 चरणों में जो हमने एक संग्रह थैले में लिया है उसमें शामिल है? नहीं है। तो हम देखते हैं कि जैसे देखो, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में क्या आता है? 1.5 आता है, यानी कि 3/2 आता है। 0 और 1 के बीच में क्या देखते हैं? 1/2 आता है। इसके साथ में और भी देखो, 1/3 भी यहाँ आता है, 3/4 भी यहाँ आता है। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं आती है। तो ये संख्या इस संख्या रेखा पे और बच रही है, इसके अलावा भी बचेगी, लेकिन इस रूप की संख्याएं भी बच रही है। तो हम अगले चरण में, यानी कि चतुर्थ चरण में, संख्या संग्रह में हम इस प्रकार की संख्याओं को शामिल कर लेंगे। जैसे देखिए, चतुर्थ चरण के पूर्व के संग्रह में संख्या रेखा पर स्थित अन्य संख्याएं, जैसे 1/2, 2/3, -1/3, 2005/2003 आदि संख्याओं को शामिल करते हैं, तो ये एक परिमेय संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। यानी कि अभी तक का जितने सारे संख्या संग्रह थे, यानी कि कौन कौन से, कि प्रथम चरण में, संख्या रेखा के प्रथम चरण में हमने कौन सा संग्रह लिया था? प्राकृत संख्याओं का। तो उनमें संख्या शामिल थी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की, 1 2 3 4 5 ऐसे ही। दूसरे चरण में हमने प्राकृत संख्याओं के साथ में शून्य को शामिल कर लिया, तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। पूर्ण संख्या को क्या बोला था हमने? होल नंबर्स। होल नंबर का W लिया, तो हम पूर्ण संख्याओं को एक नाम दिया W। तीसरे चरण में इन पूर्ण संख्याओं के साथ में हमने क्या शामिल कर ली? ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, -4। तो हमें एक संख्या संग्रह प्राप्त हुआ, पूर्णांक संख्याएं। अब हम इस चतुर्थ चरण में हम आए हैं, तो हम अन्य संख्याओं को शामिल करेंगे जो संख्या रेखा पे मौजूद है। अन्य कौन कौन सी संख्याएं? जैसे देखो, 1/2, 2/3, -1/3, 2005/2003 आदि इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं जिन्हें भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है, उन सारी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, तो हमें एक संख्या संग्रह प्राप्त होता है। इस संख्या संग्रह को परिमेय संख्या संग्रह कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है Q से। ये Q शब्द लिया गया है क्वोशंट से, QUITENT, क्वोशंट। क्वोशंट के प्रथम वर्ण Q से लिया गया है, ठीक है। परिमेय संख्याओं को किससे बोलते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और Q शब्द आया है क्वोशंट से, और क्वोशंट के प्रथम वर्ण Q को ही लिया गया है। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ देखते हैं कि हम प्रत्येक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखो, हमने यहाँ क्या लिया? 1/2, ये P/Q के रूप में, यहाँ P के रूप में 1 है और Q के रूप में 2 है। ये भी P/Q के रूप में, यहाँ P के लिए 2 है और Q के लिए 3 है। यहाँ जैसे देखो, माइनस का 1/3, P की जगह -1 है और Q की जगह 3 है। यहाँ P क्या है? 2005 है और Q क्या है? 2003 है। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्या हैं। यहाँ P और Q क्या है? दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या हैं। इन्हें पूर्णांक क्यों बोल रहे हैं? देखो, जैसे देखो, यहाँ P क्या है? 1 है,
जो प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या है। 2 क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन यहाँ देखो p क्या है? -1। तो हमें इस प्रकार का एक संग्रह लेना चाहिए जो सारी संख्याओं को शामिल करता हो। तो सारी संख्याओं को शामिल करने वाला कौन सा है? पूर्णांक संख्या है। यानी कि p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। p -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। p -3 हो सकता है, +3 हो सकता है। p 0 हो सकता है, लेकिन q क्या नहीं हो सकता? q 0 नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे एक संख्या है 0, क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1, इसका परिणाम क्या होगा? 0 ही होगा। तो हमने इस 0 को p/q के रूप में लिख दिया। यहाँ p क्या है? 0 है और q क्या है? 1 है। ठीक है। तो 0 को भी लिखने के लिए यदि हम 0 को p/q के फॉर्म में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, तो 0/1 यानी कि p/q, p 0 है, q 1 है। तो q क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q का अर्थ है भाग या भाजक संख्या, और भाजक संख्या कभी 0 नहीं होगी। 0 आते ही वो क्या हो जाएगी? अपरिभाषित संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमें -5 को p/q के रूप में लिखना है। -5 क्या था? पूर्णांक संख्या था। लेकिन हमने चतुर्थ चरण तक आते आते क्या बोला? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सारी संख्याओं के साथ में 1/2, 2/3, -1/3 इनको भी शामिल कर लें, तो ये सारी संख्या क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। यानी कि प्राकृत संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल उठेगा कि क्या प्राकृत संख्या 1, 2, 3 इसको हम परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या हम पूर्ण संख्या 0 को भी परिमेय संख्या में लिख सकते हैं? अभी अभी हमने देखा 0 को p/q के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या हम पूर्णांक संख्या -5, -6, -1, -2 वॉटएवर सो जो भी संख्या है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए। जैसे हमारे सामने संख्या है -5, इसको हमें p/q के रूप में लिखना है। तो हम देखते हैं कि इस संख्या को हमने लिया -5/1। हम किसी भी संख्या को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि उसके मान में, उसके परिमाप में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे देखो, ये -5 है। ठीक है, इसको हमें p/q के रूप में लिखना है। तो हमने इसके q के रूप में क्या ले लिया? 1 ले लिया। अब 5 को हम 1 से भाग देंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? -5 ही होगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इसको -5/1 लिख दिया। तो हमारे यहाँ पे p के रूप में क्या मिल जाएगा? -5, और q के रूप में हमें क्या मिलेगा? 1। तो हमने अब यहाँ क्या कर लिया? -5 को p/q के रूप में लिख दिया। अब आपके मस्तिष्क में क्वेश्चन आया कि क्या मैं 6 को p/q के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। आपने 6 के बटा में 1 लिया, p 6 आ जाएगा, q 1 आ जाएगा। तो ये p/q के रूप में आ जाएगा। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि q के रूप में वही संख्या लेनी है कि उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आए। तो इसीलिए हम प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याओं को जब भी परिवर्तित करेंगे तब ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि उसके हर में वही संख्या लेंगे जिससे इसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आए, इसके मान का वही मान बना रहे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या हैं। जो अभी अभी हमने देखा, हमने -5 को रिप्रेजेंट किया
हमने 6 को p बटा q के रूप में लिखा, तो इस प्रकार से हम इन सारी संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं कौन सी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और जो ऑटोमेटिकली p बाई q के रूप में है, जैसे 1/2, 1/3, माइनस का 1/3, जो समझो 2005/2003, 2024/2026, जो भी वॉट एवर अपने दिमाग में आता है, ठीक है। यहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। और q क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या की हर में भाजक के रूप में शून्य नहीं आ सकता। अब जैसे हम देखते हैं p बाई q के रूप में परिमेय संख्याओं का निरूपण अद्वितीय नहीं होता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जैसे देखो कि ये 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/4 लिख सकते हैं। यहाँ p क्या है? 1 है। यहाँ p क्या है? 2 है। यहाँ p क्या है? 5/10 में 5 है। यहाँ q क्या है? 2 है, 4 है, 10 है। लेकिन जब हम इनको अंतिम रूप में, यानी कि उस सीमा तक हल करो जब तक p या q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए हमें अंतिम परिणाम तक ले जाना होगा, संख्या रेखा पर जो बिंदु किसी संख्या को व्यक्त करता है, उस संख्या के लिए p/q, ठीक है, इस p और q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5/10, 150/300, इसको जब हम सरल करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का निरूपण अद्वितीय नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। परिमेय संख्याओं का निरूपण अद्वितीय नहीं होता। जैसे 1/3 लिया हमने, हम लेते हैं 2/6, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं? जैसे हमने लिया 1/3, 2/6, जब हम इसको सरल करेंगे तो ये क्या आएगा? 1/3। अब 1 और 3 में देखो, दोनों में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो, ये जो परिमेय संख्याएं थी 1/2, 2/4, 5/10, 150/300 आदि, ये सारी क्या किस प्रकार की परिमेय संख्या कहलाती है? तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जब किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है तो हम मानते हैं कि q बराबर नहीं है 0 और p और q का 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उस सीमा तक हम इसको सरल करेंगे और जब परिणाम के रूप में जो भी हमारे सामने एक संख्या प्रदर्शित होगी p/q के रूप में, उनमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इन सभी संख्याओं में से 1/2 को प्रदर्शित किया जा सकता है, जो सभी का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा 1/2, 2/4, 5/10, 150/300, इन सारी संख्याओं के लिए संख्या रेखा पर एक ही बिंदु होगा, और वो कौन सा होगा? 1/2 होगा, क्योंकि ये सारी तुल्य परिमेय संख्या हैं। लेकिन इन सभी के लिए संख्या रेखा पे क्या बिंदु होगा? केवल मात्र एक बिंदु होगा, ठीक है। तो किसी भी परिमेय संख्या को जो p/q के फॉर्म में दी गई है, उसे संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हमें इनको सरल करना है और इनके गुणनखंडों को देखना है कि कहीं इनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। तो उनको सोल्व करना है, सरल करना है। उसके पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है उसके सापेक्ष में हम उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। जिससे सबसे पहले हमने सीखा कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है। फिर हमने पूर्ण संख्याएं ली, इसमें 0 शामिल कर लिया, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत की ओर बढ़ती है। इस प्रकार इसके बाद में हमने ली पूर्णांक संख्याएं, जैसे -3, -2, -1, ये अनंत की ओर नेगेटिव साइड में भी 0, 1, 2 ये अनंत की और ये दोनों तरफ अनंत की तरफ चलती है। इस प्रकार पूर्णांक संख्याएं ली और अंत में हमने लिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में क्या शामिल होता है? ये -3 भी आपके शामिल होगा, -2 भी होगा,
माइनस का 3/2 भी होगा, माइनस का 1 भी होगा, माइनस का 1/2 होगा, माइनस का 1/3 शामिल होगा, 0 होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इस प्रकार की सारी संख्याएं इस परिमेय संख्याओं के समूह में शामिल हो जाएगी। तो इन सारे इंटरप्रिटेशन के आधार पे ये महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जैसे देखो कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे देखो प्राकृत संख्या 1, 2, 3 परिमेय संख्याओं के समूह में शामिल है कि नहीं है? है। तो हमारे सामने एक परिणाम क्या प्राप्त हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या माइनस का 3/2, 0, -3 ये प्राकृत संख्याओं के समूह में शामिल है क्या? नहीं है। तो इसीलिए हमारे सामने इसका विलोम क्या होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि -3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन -3/2 प्राकृत संख्याओं के समूह में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए प्राकृत संख्या जो प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। यह कथन हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम में एटीजट इसी रूप में पूछा जा सकता है। और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए भी ये चीज़ें ध्यान में रहना ज़रूरी है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं में कौन कौन से शामिल है? देखो 0, 1, 2, 3 इस परिमेय संख्याओं के समूह में शामिल है? बिल्कुल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका विपरीत नहीं होता। क्यों? जैसे देखो पूर्ण संख्याओं के समूह देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। क्या इसमें माइनस का 1/2 शामिल है? प्लस का 1/2 शामिल है? 1/3 शामिल है? 2004/2005 शामिल है? 1,00,000/2,00,000 शामिल है? नहीं है। अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन परिमेय संख्याओं के वे भाग जैसे शून्य पूर्ण संख्याओं में है, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याओं में है, वो होंगे, लेकिन प्रत्येक नहीं होगा। इसी प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं का समूह देखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जैसे देखो ये परिमेय संख्याओं के समूह में शामिल है। -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3 सारे ये शामिल है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ हम माइनस का 3/2 लें, क्या इस जेड में शामिल है? नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो इसी प्रकार से वाइस वर्सा में विलोमतः स्ट्रेट 3 याद रख लो। क्या याद रखना है? कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन तीनों का विलोम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? प्राकृत संख्या में 0, माइनस की संख्याएं 1/2, 1/3 इस प्रकार की संख्या शामिल नहीं होती है, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्याओं में -1, -2, 1/2, 1/3 इस प्रकार की संख्या शामिल नहीं होती है, अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार -3/2, 1/2 इस प्रकार की संख्या पूर्णांक संख्याओं में शामिल नहीं होती, अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या भी नहीं होती है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं अब दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने एक रोचक चीज जानकारी मिलेगी, ये कि जैसे दो संख्या हैं 1, 2, ये भी तो अपने आप में परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख दो। अब इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है? आप सोच सकते हो कि इन दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या हो सकती है? इन दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेकों संख्या हो सकती है, लाखों करोड़ों अरबों में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती है। और देखो जैसे हमने 1
और 2 के बीच में एक संख्या और ली 3/2, सॉरी इसको लिखते हैं 3/2। अब क्या बताइए कि 1 और 3/2 के बीच में कितनी संख्या है? अपरिमित रूप से अनेक संख्या है। इसी प्रकार 3/2 और 2 के बीच में कितनी संख्या है? अपरिमित रूप से अनेक संख्या है, अनेकों संख्या। इसके बीच में यदि हम एक संख्या लेंगे फिर देखेंगे कि इनके बीच में कितनी संख्या है? अपरिमित रूप से अनेक संख्या है। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेकों संख्याएं होती है। तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ देखते हैं। यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया है कि उदाहरण में लिखा गया है कि 2 और 3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड हमने यहाँ पे सोल्व कर रखा है, दूसरा एकदम आसान है जो मौखिक रूप से यहाँ मैं बता दूंगा। और प्रथम मेथड को हम यहाँ देखते हैं। जैसे देखो 2 और 3 के बीच में हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, इसीलिए हम दोनों संख्याओं को 5 + 1 जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ के उतनी ही संख्याओं से उसे गुणा या भाग कर देते हैं। गुणा या भाग क्यों करते हैं? यदि हम इसको सिर्फ गुणा करेंगे तो इसकी संख्या का मान परिवर्तन हो जाएगा, जो कि गलत होगा। यदि हम किसी संख्या को भाग देंगे तो भी उसका मान परिवर्तन हो जाएगा, तो एक गलत चीज़ हो जाएगी। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है? उसी संख्या से गुणा कर देते हैं और उसी संख्या से भाग देते हैं, तो उसका जो परिणामी मान होगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 के साथ 6 से गुणा कर दिया और 6 से भाग दिया। एटलीस्ट उसका परिणामी मान वही रहा, कोई अंतर नहीं आया। 3 में हमने 6 से गुणा किया और 6 से भाग दिया। ठीक है, अब हम 6 को बचा के रखेंगे। हम यहाँ युक्ति लगा रहे हैं, इसको शॉर्ट आउट नहीं करेंगे। 6 दूना 12, 12/6, 6 तिया 18, 18/6। अब हमें इसके बीच में कितनी संख्याएं चाहिए? 5 चाहिए। तो हमने लिख दी क्रमशः 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। तो ये सारी क्या है? 5 परिमेय संख्या है। किसके बीच की है? 2 और 3 के बीच की है। इसी प्रकार से आपको कहा जाए कि 1 और 2 के बीच की 7 संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 7 + 1 बराबर इसको 8 से गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, 8 से गुणा भाग कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? 8/8 और 16/8। तो उनके बीच की आप लिख दो 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 और 15/8। तो हमारे पास कितनी 7 मिल गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, क्या करना है? जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ो, जो परिणाम प्राप्त हो उससे उन दोनों संख्याओं में गुणा भाग कर दो। ठीक है, सिर्फ भाग नहीं करना है, सिर्फ भाग करने से उसके मान में परिवर्तन आ जाएगा। सिर्फ भाग करोगे तो 1/8 और 2/8 मिलेगा, कुछ नहीं होगा। गुणा और भाग दोनों करने हैं। दूसरा मेथड, जैसे हमें 2 और 3 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे हम? 2 के मध्य का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 5/2 इनके बीचों बीच प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 और 5 के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 और 5/2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9/2। इसी प्रकार 5/2 और 3 के बीच की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11/2। इसी प्रकार इन दोनों के बीच की संख्या को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 17/2। कितनी मिल गई अपने को? 2 2 4 मिल गई, एक और ये इधर से निकाल लेते हैं, ये 13/2। तो इस प्रकार हमारे सामने ये सारी संख्याएं मिल जाएगी। हमारे पास 2 मेथड है, एक ये है और दूसरा ये है। इन दोनों से हम इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात उपरोक्त अनुसार हमें क्या ज्ञात होता है? किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। कथन के रूप में जब ये सवाल पूछा जाए कि सत्य या असत्य बताइए, आपके सामने कथन दे रखा हो, बताइए कि क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है? बिल्कुल होती है, सत्य है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। जैसे देखो, हमने 2 और 3 के बीच में संख्या ज्ञात कर रहे थे, हमें
16/6 और 17/6 मिला। यदि हमें इन दोनों के बीच की संख्या निकालने को बोला जाए कि 100 संख्या निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1,00,000 निकालो, इन दोनों के बीच में 1,00,000 संख्या निकाल सकते हैं। अनंत संख्याएं निकाली जा सकती है। क्या करना होगा? इन दोनों में से कोई एक विधि का प्रयोग करो, संख्याएं हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कक्षा 9 के प्रथम अध्याय में जो अन्य टॉपिक्स दिए हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।